प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। पिछले सप्ताह आपको वार्षिक राशिफल से जुड़ी वीडियो देनी थी, इसलिए आपको निशुल्क जन्म कुंडली का कार्यक्रम नहीं मिल पाया। इसीलिए कुल 4 जन्म कुंडलियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा था कि अब मैं ये कोशिश करूंगा कि विस्तार से अध्ययन करने की अपेक्षा जो मुख्य प्रश्न है जातक या जातिका का, उससे जुड़े कुछ ग्रह योगों की जानकारी आपको प्रदान करूंगा। और इससे ये होगा कि आप सभी की जो जन्म कुंडली आप भेजते हैं उसका शीघ्रता के साथ अध्ययन हो जाएगा और आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा। प्रत्येक रविवार 3 निशुल्क जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा और आपको जानकारी प्रदान करूंगा। इसीलिए आपको बस यही करना है कि आप प्रत्येक वीडियो में अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान, साथ में आप अपना नाम भी भेज सकते हैं, या कम से कम इतना तो सूचित कर ही सकते हैं कि ये कुंडली लड़के की है या लड़की की। तो उसकी फिर आगे मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रत्येक रविवार चयन होगा आपका और आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अब 3-3 कुंडलियां हैं तो शीघ्र आपको जानकारी मिलेगी या फिर शीघ्र ही आपका चयन हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी जानकारी, अपनी डिटेल्स बिल्कुल भेजना ना चूके। आप भेज देंगे तो आपको शीघ्र ही जानकारी मिल जाएगी। अब आज मैं आपके समक्ष 4 कुंडली लेकर आया हूं। आइए आज हम इन 4 जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और आपको मैं इन 4 जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता हूं। आज जिस कुंडली का सबसे पहले चयन हुआ है वो ये वाली कुंडली है। डिटेल से तो आप देख ही पा रहे हैं, इसी नाम से कुंडली थी। इसमें आप देख पाएंगे कि लग्न जो बना है तुला लग्न है और राशि बनी है वृषभ राशि। पूरी तरह से शुक्र के प्रभाव में ये राशि लग्न आ गए। ऐसी अवस्था में ये सफलता के लिए तो अच्छा है। यहाँ पर लग्न का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में है और लग्न का स्वामी तीसरे भाव में हो तो जन्म स्थान से दूर जाकर या दूर से जुड़कर लाभ अच्छा होता है। यहाँ पर ये आप देख पाएंगे कि इनकी कुंडली के अंदर जो सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं शनि, वो कुंडली के सप्तम भाव में है और अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति को जितनी जल्दी सफलता मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाती। हालांकि आप जानते हैं कि सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन एक और बात है कि जिसकी राशि में ये बैठे हैं वो स्वयं कुंडली के 12वें भाव में है। इसीलिए इस शनि के प्रभाव मिले जुले प्राप्त होंगे, क्योंकि ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं उसका प्रभाव देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किस अवस्था में है। अगर वो बलवान होता है तो प्रभाव अच्छा मिलता है। जैसे यहाँ गुरु और केतु की मैं बात करूं तो गुरु केतु कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है, जिसके कारण से इस गुरु के और केतु के प्रभाव थोड़े मध्यम मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। अब जैसे अगर देखा जाए तो जातक का प्रश्न ये है कि उसे मेडिकल के कॉलेज में, अपने मन चाहे जो उसके मन में कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहिए। अब उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी यह है कि पंचम भाव और लाभ भाव का संबंध बने, वो लग्न में बने या नवमांश में बने, तभी जाकर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। अब यहाँ पर छठा भाव भी किसी प्रकार की एग्जाम आदि को दर्शाता है, क्योंकि अब अगर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए एग्जाम भी क्लियर करनी होगी। अब यहाँ विचार कीजिए, सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी को देखिए। पंचम भाव का स्वामी स्वयं नीच राशि में है। इसके अलावा जिसकी राशि में ये गुरु बैठा हुआ है छठे का स्वामी होकर, वो भी नीच राशि में है, तो गुरु का प्रभाव थोड़ा मध्यम हो गया, मिला जुला हो गया। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर, जो एक प्लस पॉइंट है, और ये सिंह राशि जो सूर्य की राशि है उसी पर पड़ती है। यहाँ सूर्य का संबंध गुरु से है, क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य बैठा है। तो इस प्रकार से सूर्य और गुरु तो प्रभाव देते हैं, लेकिन पंचम का स्वामी शनि प्रभाव नहीं देता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह की नौकरी, माफ कीजिएगा, जिस तरह का मेडिकल जातक सोच रहा है उस तरह का मेडिकल तो नहीं, उस तरह का कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह जरूर है कि उसी से मिलता जुलता और एक ठीक ठाक स्थिति का कॉलेज जातक को अवश्य मिल जाएगा। इसी स्थिति को अगर हम नवमांश से एक बार देखना चाहे तो देखिए, वैसे एक बात है, आपके मन में आए कि अगर जातक ने मेडिकल फील्ड चॉइस करी है तो क्यों करी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर शनि का संबंध तो किसी प्रकार से कोई कॉलेज वगैरह या मेडिकल वगैरह फील्ड से नहीं आता, क्योंकि उसके लिए छठे भाव से संबंध होना चाहिए, 12वें भाव से या अष्टम भाव से संबंध होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं उसके प्रभाव को देखना जरूरी है, और मंगल 12वें भाव से लिंक बना रहा है तो शनि का भी संबंध यहाँ जुड़ गया है। एक और बात यहाँ पर यह भी है
कि अगर आप लग्न की डिग्री को देखें और इसमें से 15 माइनस करें तो आप पता लगेगा कि यहां पर 3 डिग्री के ऊपर जितने ग्रह है वो चलित कुंडली में नहीं बदलेंगे, लेकिन उसके नीचे जो भी ग्रह होंगे वो पीछे वाले भाव में सरक जाएंगे। तो ये शनि जो 2 डिग्री पर है ये पीछे वाले भाव का फल देगा। इस कारण से शनि भी इनडायरेक्टली छठे भाव का प्रभाव दे रहा है, जिसके चलते दशा आदि के अंतर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा छठे भाव का। लेकिन ये छठे भाव से कुछ लिंक में होने के चलते जातक को मेडिकल फील्ड से जोड़ रहा है। नवमांश कुंडली में भी आसान है। अगर आप इस शनि की स्थिति नवमांश कुंडली में देखें तो ये शनि वर्गोत्तमी है। नवमांश में भी ये मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी मंगल कुंडली के छठे भाव में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जातक को छठे या 12वें भाव से जुड़ना है, और इसमें हॉस्पिटल मेडिकल ज्यादा प्रभाव में आता है, जो छठे और 12वें दोनों को दर्शाता है। अब देखिए, अभी राहु की दशा है। लाभ भाव का राहु अच्छा होता है और इच्छा पूर्ति कराने वाला होता है। भले 0 डिग्री पर है जो दशम का फल दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी जातक को एक ठीक ठाक और अच्छा कॉलेज दिलाने में ये सक्षम है। ऐसी अवस्था यही कही जाएंगी कि जातक को प्रयास ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि देखिए लग्न का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में है, जो इसी बात को दर्शा रहा है कि जातक जितनी मेहनत करेगा उसी के अनुरूप उसको परिणाम मिल पाएगा। अगर जातक सोचे बैठे बिठाए सब मिल जाए तो वो देखने को इतना नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ ये भी है कि जातक को इस चंद्रमा की स्थिति जो अष्टम भाव में है, इसके चलते कई बार एक बारी में सफलता नहीं मिलती, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो इसीलिए जातक को प्रयास अच्छा रखना पड़ेगा। हालांकि ये चंद्रमा जातक को गहराई तक किसी विषय को सीखना खोजना इस तरह की प्रवृत्ति प्रदान करेगा। ये कृत्तिका नक्षत्र में है, जिसके चलते भी ये थोड़ा प्रभाव बनता है कि व्यक्ति को थोड़ा गुस्सेल बनाए, थोड़ा आलसी बनाए, अधिक बातें करने वाला बनाए, लेकिन काम कम करे, वो बातें बढ़ जाती है। तो इसलिए जातक को थोड़ा अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे अच्छी सफलता प्राप्त हो पाएंगी और ग्रह अवस्था में जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएगी। इसीलिए पहला तो स्वयं का फोकस रखना है। शनि कमजोर है, उसके लिए प्रतिदिन ये करना चाहिए कि जातक को हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना चाहिए। यहां पर हनुमान चालीसा के अलावा अगर जातक हनुमान अष्टक का पाठ करे तो भी ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यहां पर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को जातक को जाना चाहिए। मंगलवार के दिन घी का दिया और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जातक को जलाना चाहिए। शुक्र को बलवान करना आवश्यक है। लग्न का स्वामी है, 28 डिग्री पर है, मृत अवस्था का है, इसलिए प्रभाव कम हो जाते हैं। इसीलिए यहां यह करना चाहिए कि इस शुक्र को बलवान रखने के लिए जातक को विशेषकर किसी माता के मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये धनु राशि में है तो धार्मिक कार्यों से जातक जुड़ा रहेगा तो सफलता अच्छी मिलेगी। शुक्र बलवान भी होगा और प्रभाव अच्छा मिलेगा। जातक चाहे तो पूर्णिमा का व्रत भी कर सकता है, इससे भी जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। और ये जो कुंडली की ग्रह अवस्था है जातक को शुभ परिणाम प्रदान करेंगी और सोचे गए सभी काम जातक के एक एक करके बन जाएंगे। तो ये ही पहले जातक की कुंडली। अब दूसरे जातक की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं विकास सोनी नाम से ये कुंडली आई है। इसमें आप देखेंगे डिटेल से तो आपके पास दिखी रही है आपको। इसमें लग्न बना है मकर, राशि बनी है मेष राशि। अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि नवमांश से किस प्रकार आपको कुछ ग्रह अवस्था का प्रभाव मैच करना है, कैसे देखना है, उससे आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे आपको देखना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इस कुंडली को देखेंगे, लग्न में गुरु सूर्य का प्रभाव जो दर्शाता है कि जातक के पिता धार्मिक कार्य करने वाले, अच्छे शुभ आचरण को करने वाले हैं, ताकि जिससे जातक को इस गुरु सूर्य की युति प्राप्त हुई। क्योंकि सूर्य जो है ये दर्शाता है पिता को दर्शाता है सूर्य, और गुरु जो दर्शाता है वो दर्शाता है पिता के अच्छे कार्यों को। गुरु सूर्य की युति ये समझना चाहिए कुंडली की सबसे बढ़िया युति में से एक है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि जन्म कुंडली में कारक ग्रहों के बिना अगर कोई युति बनेगी तो उसका प्रभाव इतना नहीं है। यानी इस लग्न के अंदर गुरु अकारक ग्रह, सूर्य अकारक ग्रह, इन दोनों की युति बनेगी तो ये शुभ नहीं बल्कि अशुभ प्रभाव अधिक बढ़ा देंगी। और लग्न में होने के चलते जातक को थोड़ा कंफ्यूजन में रखे, संघर्ष बढ़ जाए, क्योंकि अष्टम का स्वामी है यहाँ पर और ये तीसरे का और 12वें का स्वामी भी यहीं पर है। इसके चलते जातक को संघर्ष का प्रभाव अधिक मिले, रुकावटें अधिक महसूस हो और देरी से काम बने, ये बातें देखने को मिल सकती है। फिर मकर लग्न के बारे में मैं आपको एक बार बताते आया हूं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में एक बार न्यूनतम स्थिति में आना पड़ जाता है, यानी जातक को निचले सिरे से पुनः स्टार्ट करना पड़ जाता है, जिसके चलते भी जातक थोड़ा अस्त व्यस्त जीवन जीता है या परेशान रहता है। यहां अगर आप देखेंगे लग्न 26 डिग्री पर है, इसीलिए 15 माइनस करेंगे और 15 माइनस करने पर 11 डिग्री और 59 मिनट यानी लगभग 12 डिग्री। 12 डिग्री के ऊपर जो भी ग्रह है
वो तो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसके नीचे जो भी ग्रह है वो सारे पीछे वाले भाव का प्रभाव देंगे। यानी अगर आप देखें तो यहां सूर्य को और बुध को छोड़ दे तो बाकी सभी ग्रह 12 डिग्री के नीचे है। इसके कारण ये शुक्र और शनि और केतु दशम भाव का फल देंगे, यहाँ गुरु 12वें भाव का फल देंगे, शुक्र और मंगल दूसरे भाव का फल देंगे, चंद्रमा तीसरे भाव का और राहु चतुर्थ भाव का। यानी चलित कुंडली में सारे ग्रह बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं आपको बताते आया हूं, चलित कुंडली का प्रभाव आपको केवल और केवल दशा और अंतरदशा में करना है। जनरली उसका प्रभाव इतना अंतर में नहीं आता है, ये देखने को आपको मिल जाएगा। इसीलिए चंद्रमा जो चतुर्थ भाव में दिख रहा है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति को सुख सुविधा प्रदान करेगा, वरन ये चंद्रमा जन्म कुंडली के दशा के अंदर, अभी चंद्रमा की दशा है उसके अंदर तीसरे भाव का फल दे रहा है। इसीलिए सुखों में कमी, ज्यादा यात्राएं करवाए, ज्यादा मेहनत करवाए तब जाके परिणाम मिले, ये कुछ बातें कर सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा दशा के अंदर एक्टिव हुआ है, इसीलिए ये चंद्रमा ये भी देखने को मिलेगा कि जातक को जितना मेहनती होना चाहिए उतना मेहनती नहीं बनाएगा, कार्य में रुकावट दे, जहां तक मेहनत इतनी अधिक ना करे, थोड़ा बैठे बिठाए या आकस्मिक लाभ के बारे में सोचे, ये सब बातें देखने को मिलेंगी, जिससे इतना लाभ नहीं हो पाएगा और धन की समस्या रहेगी। हालांकि धन की समस्या को देखने के लिए आइए मैं आपको नवमांश कुंडली की तरफ भी लेकर चलता हूं। आप देखिए कुंडली के दूसरे भाव जो धन संचयन को दर्शाता है, उसका स्वामी कौन है। पहले धन संचय की बात करते हैं, फिर धन आगमन की बात करेंगे। धन संचयन भाव का स्वामी शनि बनता है। लग्न कुंडली में आप देखेंगे तो लाभ भाव में है, आप कहेंगे वाह बढ़िया स्थिति है, ये तो महाधनी योग का निर्माण किया है। अगर दशम में भी हो तो ये भी आप देखेंगे कि दशम में भी उच्च राशि में है, शश योग का निर्माण करेगा। तो दोनों ही प्रकार से लग्न कुंडली ने तो कहा कि बहुत बढ़िया स्थिति है और धन की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जहां इस शनि की स्थिति को नवमांश में देखते हैं, तो पहले तो ये आ गया कर्क राशि में है, लाभ भाव में, तो लाभ कराने का प्रभाव तो दे रहा है, यानी व्यक्ति मेहनत करे तो लाभ मिलेगा, ये बात दर्शा रहा है। लेकिन फिर आपने देखा कि ये पहले तो कर्क राशि में हुआ, जिसके चलते धन संचय एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव बनी रहती है। तो पहला प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा आपने देखा कि ये चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में है, नवमांश कुंडली में। अब भले मैं कहूं कि मंगल से परिवर्तन होने के चलते चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा, लेकिन उसकी राशि का फल तो कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते उसकी राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ जो दूसरे भाव का स्वामी शनि बैठा है, ये अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा, जब तक पास धन बच नहीं पाएगा। इसी प्रकार लाभ का स्वामी मंगल बन रहा है। मंगल लाभ का स्वामी होकर यहां देखेंगे नवमांश में तो नीच राशि में है, चंद्रमा की ही राशि में है, तो इसके चलते भी उसका प्रभाव कमजोर हो गया। यानी आपने ओवरऑल देखा कि कुंडली में जो धन लाभ वाले और धन संचय वाले जो ग्रह दिख रहे हैं, वो नवमांश में कमजोर हो रहे हैं, जिसके चलते जातक को जितना धन मिलना चाहिए, सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें कमी आ रही है। ऊपर से आपने देखा कि चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा तीसरे का फल दे रहा है, जो सुखों में भी कमी ला रहा है, मेहनत को बढ़ा रहा है। ऐसी अवस्था में और इस कुंडली में मारक भी है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को परिणाम अच्छा नहीं प्रदान कर रहा। अब लेकिन आगे आप देखेंगे कि मंगल की दशा लगेंगी। मंगल इस कुंडली में कारक नहीं होता, दूसरे भाव का फल देगा, तो ये महाधनी योग का और परिवर्तन योग का निर्माण करेगा अपनी दशा के अंदर, इसीलिए जातक को अच्छा लाभ करवाएगा। इस मंगल की महादशा में व्यक्ति को लाभ अच्छा होगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने सुख आदि को अर्जित कर पाएगा, लाभ की स्थिति अच्छी अर्जित कर पाएगा, मान सम्मान मिलेगा, ये बात देखने को मिलेगी। लेकिन एक और बात है, 2026 में जातक के कुंडली से अगर देखें तो तब के समय पर तो नहीं, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद जातक को क्योंकि मेष राशि है तो साढ़े साती का प्रभाव भी चालू हो जाएगा, जिसके चलते थोड़ा ये देखने को मिल सकता है कि 2025 के बाद जब मंगल की दशा रहे उसी समय साढ़े साती रहेंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि शनि और चंद्रमा का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा मेष राशि में है जो कि शनि की नीच राशि होती है, जिसके चलते इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर रहेगा। शनि शुरुआत में जब यहाँ रहेंगे तो देखने को मिलेगा कि प्रभाव थोड़ा मध्यम रहेगा, मिला जुला रहेगा, लेकिन यहाँ पर अधिक खराब और यहाँ पर फिर शुभ स्थिति में आएगा। तो अगर देखा जाए तो जातक के लिए साढ़े साती आ जाने से मानसिक चिंता और तनाव का प्रभाव बनेगा, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जातक को लाभ नहीं होगा, लाभ बिल्कुल होगा, मानसिक अशांति अपनी जगह रहेंगी, वो भी होंगी। तो ये बात यहाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि साढ़े साती आदि के समय जातक को अन्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यूं भी ये मंगल और शुक्र साथ में है, अन्य पर विश्वास करने से धोखा दिलाते हैं, जातक को भटकाने का काम करते हैं, जिसका प्रभाव नकारात्मक मिल जाता है, तो इसलिए व्यक्ति को उससे बचना चाहिए।
बाकी उपाय के रूप में जातक को अभी चंद्रमा को बलवान करना है और चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में, तो जातक को कोशिश करना चाहिए कि मंगल को बलवान करे। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करे। न केवल मंगल की स्थिति, शनि केतु की स्थिति बलवान होगी, नवमांश में जो योग है वो भी अपना अच्छा प्रभाव दे पाएगा, जिससे जातक की सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है शनि केतु के चलते जातक कई बार कार्य में लापरवाही करे, कार्य को टाले, एक काम में लंबे समय तक न टिके रहे, जिससे परेशानी आती है। तो इसलिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए अपने काम को ईमानदारी से और मेहनती स्वभाव को बनाकर करना चाहिए, तो लाभ अच्छा मिल पाता है और जातक सफल जीवन यापन कर पाता है। तो बस यहाँ पर मंगल को बलवान करने के लिए उपाय जातक को करने चाहिए, उससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और जन्म स्थान से दूर रहे तो बहुत अच्छा जातक के लिए रहेगा और सुख सुविधा अच्छी प्राप्त ऐसा व्यक्ति कर पाएगा। तो ये हुई दूसरे जातक की कुंडली। अब हम तीसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। तीसरी कुंडली में आपके समक्ष लगा लेता हूं। हाँ, तो ये जो कुंडली है ये है तीसरे नंबर की और इसमें आप डिटेल से तो देख ही पा रहे हैं। और यहां अगर आप कुंडली देखेंगे, तुला लग्न की कुंडली है और राशि बनी है धनु। अब देखिए, लग्न और राशि का जो तत्व है वो अलग अलग है, तत्व भी अलग अलग है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ राशि और लग्न के स्वामी मित्र भी नहीं होते। इसके चलते जातक को मानसिक तनाव, चिंता का प्रभाव अधिक रहता है, अन्य का सहयोग कम मिलता है। साथ में अगर आप देखें तो लग्न तुला है, लग्न का स्वामी लग्न में है, लेकिन कैसा है, तो आप अगर देखेंगे तो उस पर शनि की दृष्टि आती है, केतु और गुरु की दृष्टि आती है, जिससे इसका प्रभाव मिला जुला हो गया है। अब एक बात समझने योग्य है, यहां अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो तुला लग्न में शुक्र का हंस योग बना है, लेकिन आप साथ में देखेंगे तो सूर्य भी उसके साथ में है, एकदम करीबी अंश पर। सूर्य ने शुक्र को अस्त किया है। मैं बता दूं, शुक्र को अस्त होने का इतना प्रभाव नहीं देखने को मिला, शुक्र अपना प्रभाव पूरा देता है, तो उससे कमजोरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे सूर्य अपनी नीच राशि में है और शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है। अब अगर आप ऐसी स्थिति देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो बकेट है, एक ये और एक ये। एक में आपने ऊपर तक पानी अच्छा भरा हुआ है, एक अच्छा मजबूत है, उसमें पानी अच्छा है। एक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब आपने ये किया कि दोनों को जोड़ दिया, उससे क्या हुआ कि इसका पूरा पानी निकलकर इसके बराबरी में आ गया और दोनों में बराबर पानी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपने किसी स्वराशि के मजबूत ग्रह के साथ किसी कमजोर ग्रह जो नीच राशि में है उसको बिठा दिया, तो इससे शुक्र की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगी सूर्य में और शुक्र और सूर्य बराबर स्थिति में आ जाएंगे। यानी शुक्र के बल में कमी आएगी लेकिन सूर्य बलवान हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जातक को शुक्र से जुड़े जो प्रभाव है वो कमजोर मिलेंगे, यानी सुख सुविधा का प्रभाव। हालांकि तुला लग्न है तो जातक खर्चीला हो, अपने सुख पर खर्च करे, लेकिन जो जातक जैसे तुला लग्न जो है, लग्न का स्वामी स्वास्थ्य को, लग्न का स्वामी मान सम्मान को दर्शाता है, तो वो जातक को कम मिलेगा। अब ऐसी अवस्था में उस पर शनि की दृष्टि आना, सूर्य के साथ में होना, पापक ग्रह के प्रभाव में आ रहा है ऐसा शुक्र, इसीलिए जातक को परेशानी देने का काम ये शुक्र कर सकता है। इसी बात को आप नवमांश से देखिए। अगर जातक के स्वास्थ्य की स्थिति को आपको देखना है तो आप लग्न के स्वामी को देखेंगे। आपने देखा कि लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली को आपने देखा, नवमांश कुंडली में लग्न में विराजमान है, सूर्य के साथ में है वहां पर भी, लेकिन जिसकी राशि में विराजमान है वो छठे भाव में है और पीड़ित अवस्था में है। इसके कारण क्या लगता है कि जातक को कहीं ना कहीं रोग या परेशानी, स्वास्थ्य में कमजोरी ज्यादा घेरती रहेंगी या कुछ न कुछ चीजें चलती रहेंगी, यह प्रभाव यहां पर बना। इसके अलावा अगर आपने देखा कि चलो रोग की स्थिति देखते हैं, तो आपने देखा छठे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के अंदर बैठा है छठे भाव में, लेकिन कैसा है, तो राहु और शनि से पीड़ित है और जिसकी राशि में है वो लग्न में है, परिवर्तन योग हो गया। तो लग्न छठे भाव के स्वामी का परिवर्तन कोई विशेष शुभ तो होता नहीं, यानी जातक को रोग आदि का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु शुक्र और राहु शनि और गुरु है, इसके चलते गुरु कमजोर होंगे। जातक ने अपना खान पान सही नहीं रखा तो यह देखने को मिलेगा कि जातक को लीवर, किडनी में समस्या होने का योग बन जाएगा। जातक को पेट संबंधी परेशानी अधिक हो सकती है। शुक्र गुप्तांगों का, स्किन का, चेहरे का प्रमुख कारक हो जाता है, तो उनमें भी समस्या का प्रभाव बन सकता है। और मैंने आपको बताया था एक सूत्र, लग्न में सूर्य स्थित हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़े तो ये एंजाइटी, नींद में कमी या डिप्रेशन जैसा प्रभाव देता है। तो ये प्रभाव भी जातक को मिलेगा। अब इन सब स्थिति में अगर जातक को कुछ करना चाहिए तो वो एक ही काम करना है कि अपने लग्न के स्वामी शुक्र को बलवान करना है। शुक्र अपनी ही राशि में है, विवाह आदि हो गया हो तो जातक शुक्र का रत्न पहन सकता है। अगर
अभी नहीं पहनना चाहे तो भी एक काम ये जातक कर सकता है कि शुक्र को बलवान करे, माता की उपासना करे, कोई भी देवी के मंदिर में जाए, शुक्रवार का व्रत करे और साथ ही साथ देवी को दूध से बनी कोई मिठाई अर्पित करे, समय समय पर खाने की वस्तु जिसे चावल शक्कर आदि का दान करते रहे, कन्याओं को भोजन करवाए अपने घर में, उनका आशीर्वाद ले, पूर्णिमा का व्रत करे और पूर्णिमा को किसी कन्या को भोजन करवा कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करे, तो जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि जातक को स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अच्छा मिलेगा। अब बात स्वास्थ्य की है तो दशा को भी देख लेते हैं। दशा अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में सूर्य में शनि की दशा है। अब सूर्य की बात करें तो इस कुंडली में वो तो कोई कारक आता नहीं है। शनि इस कुंडली में नीच राशि में है। नीच राशि में बैठा ग्रह सामान्यतः मिले जुले परिणाम प्रदान करता है। अपनी दशा आदि में उतना शुभ नहीं रहता जितना होना चाहिए, नहीं तो इस कुंडली के अंदर शनि तो कारक है, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। आमने सामने होने से विरोधी के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके चलते ये शुभ प्रभाव प्रदान नहीं कर पाते। तो इसलिए शनि और सूर्य का प्रभाव यहाँ स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहेगा, विशेषकर जब तक ये दशा है तब तक अधिक। उसके बाद सूर्य में बुध लगेगा जो कम से कम पहले के मुकाबले ठीक रहेगा और इतनी अधिक खराबी नहीं करेगा। बाकी आगे फिर सूर्य में केतु और शुक्र लगेंगे। केतु में थोड़ा मध्यम प्रभाव है, लेकिन आगे शुक्र ठीक ही है। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो कम से कम यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब तक ये सूर्य की दशा है तब तक मिले जुले परिणाम है। हालांकि शनि में ज्यादा कमजोर है, उसके बाद तो फिर भी स्थिति ठीक देखने को मिलेगी। अभी की दशा के अनुरूप जातक को शनि के लिए ये करना चाहिए कि काल भैरव अष्टक शाम के समय पर प्रतिदिन सुनना चाहिए। इससे शनि में बल अच्छा आएगा और ये देखने को मिलेगा कि जातक की चिंताएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो ये काम जातक को करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति हमने इस कुंडली में देख ली है। अब हम अगली कुंडली की ओर बढ़ते हैं और अगली कुंडली जो आज की अंतिम कुंडली है मैं आपके समक्ष वो लेकर आता हूं। देखिए इस कुंडली में आपके पास सामने डिटेल्स है। लग्न है मीन, मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में 4 ग्रह नजर आते हैं। लग्न का स्वामी गुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे मंगल नीच राशि में है। चलिए उस पर आते हैं, लेकिन पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न में सूर्य, केतु, शुक्र और बुध ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में लग्न का प्रभाव बढ़ जाता है। अब लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो लग्न का स्वामी जो गुरु है वो कुंडली में बैठा है बुध की राशि में। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसको कमजोर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी जब चतुर्थ में होता है, विशेषकर इन द्विस्वभाव लग्नों के अंदर, और ये शत्रु की राशि में है और जिसकी राशि में है वो नीच राशि में है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि लग्न या किसी भाव का स्वामी जिसकी राशि में बैठा है, अगर वो कमजोर अवस्था का है या उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है तो आपको यही देखने को मिलेगा कि वो ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। यानी यहाँ पर ये गुरु चंद्रमा और सप्तम में बैठा राहु जातक को शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन भावों का स्वामी नीच राशि में है। अगर बुध की स्थिति को नवमांश में भी देखे तो वो जिसकी राशि में है वो नीच राशि में है, यानी बुध के प्रभाव में तो बहुत अधिक कमी आ गई है। तो इसीलिए क्या बात बनती है यहाँ पर कि बुध की राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव कमजोर मिलेगा, क्योंकि बुध नीच राशि में है। यहाँ पर भी वही बात है, एक ग्रह उच्च का है एक नीच का है, तो उनके फल समान हो जाएंगे, ना अच्छा ना खराब, मध्यम फल हो जाएंगे दोनों के, और इसीलिए इतना शुभ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी बुध की दशा है और नीच राशि में बैठा हुआ बुध भले उसका नीचे तो भंग हो गया हो, लेकिन अपनी दशा आदि में तो विशेष शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। इसीलिए, और ये बुध भी केंद्राधिपति दोष से ग्रसित, गुरु भी उसी प्रकार के प्रभाव में है। इसीलिए यहाँ परिवर्तन होने के बाद भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव इन दो भावों का जातक को नहीं मिल पाएगा। इन दो भाव में क्या क्या है? चतुर्थ भाव में सुख सुविधा की स्थिति है, सप्तम भाव में विवाह की स्थिति है। तो ये प्रथम विवाह यहां से देखते हैं तो प्रथम विवाह में खराबी आला प्रभाव देखने को मिले, मन मुटाव, झगड़े विवाद की स्थिति रहे। इसका स्वामी नीच राशि में है, गुरु की दृष्टि नहीं आती, इसीलिए विवाह विच्छेद होने का प्रभाव बनता है। नवमांश में भी यही स्थिति है कि सप्तम का स्वामी नीच राशि में है, तो ये भी प्रभाव कमजोर मिलता है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव जो सुखों का भाव है, सुखों का भाव होने के चलते यहाँ गुरु चंद्रमा है, तो चलो धीरे ही सही, बहुत समय बाद ही सही जातक को सुख तो मिलेंगे, क्योंकि अभी बुध की दशा है तो इसमें तो कोई ऐसा विशेष प्रभाव बनेगा नहीं। लेकिन इस बुध की दशा के बाद केतु लगेगा। अब केतु गुरु की राशि में है, जिससे कम से कम इसको अन्य ग्रह का साथ होने से थोड़ा बलवान कहा जा सकता है। ऐसे में केतु की दशा में कुछ प्रभाव सकारात्मक सुख आदि के दृष्टिकोण से अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ गुरु चंद्रमा है
जो अच्छा शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बुध की राशि में है। इसीलिए जब तक बुध को बलवान नहीं करेंगे तो गुरु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। जब गुरु और चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा तो न ही कुंडली के इस दशम भाव का, लग्न का अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। ना ही आप ये देखेंगे कि चंद्रमा पंचम का स्वामी है तो पंचम का यानी संतान भाव का शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी स्थिति कमजोरी वाले प्रभाव को दर्शाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगल पंचम भाव में बैठा है और नवमांश में भी ये पंचम भाव मतलब कर्क राशि में ही है, जो थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। वर्गोत्तमी हुआ है लेकिन उसको ऐसा शुभ प्रभाव नहीं मिला जिससे उसका नीचा तो भंग हो जाए। यहाँ गुरु चंद्रमा साथ में है, गज केसरी योग कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो युति है ये उतनी प्रभावी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिसकी राशि में है उसका राशि स्वामी नीच राशि में कमजोर अवस्था में है, जिसके चलते जातक को इतना शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा। यहां पर मैं यही कहूंगा कि इस कुंडली के आधार पर ग्रह अवस्था को देखा जाए तो यहां आवश्यकता है बुध को बलवान करने की। बुध बलवान नहीं होगा तो इस कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना बने हो, जातक को प्रभाव नहीं मिल पाएगा। और बुध 2-3 प्रकार से नवमांश में भी और अन्य स्थिति में भी, लग्न कुंडली में भी कमजोर है। तो इसीलिए जातक को अपने बुध को बलवान करना है। बुध को बलवान करने के लिए जातक को गणेश जी की पूजा अधिक से अधिक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रत्येक बुधवार को श्रवण या पाठ करना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। यहां जातक को इस चंद्रमा के कमजोरी के प्रभाव से और मंगल के नीच राशि में होने से संतान का सुख भी नहीं मिल पाया। उसका कारण भी आप देख ही पा रहे हैं, सीधा सीधा प्रभाव आपको कुंडली में नजर आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सुख सुविधा प्राप्त करने में, विवाह का सुख प्राप्त करने में जातक को परेशानी आती है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि जातक के जीवन से सुख का प्रभाव कमजोर हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि बुध को बलवान किया जाए, गणेश जी की पूजा, गाय को हरा चारा खिलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और कोशिश ये भी की जानी चाहिए जातक के द्वारा कि विशेषकर बुध क्या है, स्त्री वर्ग को, कन्या को दर्शाता है विशेषकर। तो ऐसे व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपनी बहन को, अपनी बुआ को, और अगर मतलब ये मैं कहूँ कि जो भी आसपास छोटी कन्याएं रहती हो तो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट या कुछ भी उपहार स्वरूप देते रहना चाहिए, या अगर आसपास कन्या हो तो उनको भोजन करवाना चाहिए। इससे अच्छा प्रभाव अवश्य से मिल जाता है और जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पर मंगल को बलवान करना आवश्यक है, क्योंकि ये नीच राशि में है तो इससे धन संचय में और भाग्य में अच्छा प्रभाव कम मिल पाएगा। ऐसी अवस्था में जातक को मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना करने से भी जातक को शुभ प्रभाव मिल पाएगा। अब देखा जाए इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल केतु की दृष्टि आने से विशेष संतान हेतु शुभ प्रभाव तो बनता नहीं है, इसलिए ये भी कमजोरी वाली बात है। यहाँ हालांकि जातक ने दूसरा विवाह किया है। अब देखा जाए तो दूसरे विवाह की स्थिति को अगर मैं नवमांश के कुंडली के 12वें भाव से देखूं तो इसका स्वामी मंगल बनता है। लग्न कुंडली के 9वें भाव से देखूं तो इसका स्वामी मंगल बनता है। लग्न कुंडली के ही अगर दूसरे भाव से देखूं तो उसका स्वामी मंगल बनता है। तीनों ही अवस्था में मंगल का प्रभाव है और मंगल के चलते क्रोध की स्थिति कई बार देखने को मिली। हालांकि अभी बुध की दशा है तो फिर भी जातक को ध्यान रखना चाहिए वैवाहिक जीवन में कोई खराबी ना आए। उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन करें, और वो भी अपने समक्ष एक घी का दिया जलाकर करे तो बहुत अच्छा परिणाम जातक को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बुध के उपाय जितने अधिक जातक करेगा उतना अधिक शुभ रहेगा। प्रतिदिन जातक को एक तुलसी का पत्ता अवश्य से खाना चाहिए, उससे प्रभाव अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर जातक गुरु का रत्न ही धारण कर ले, कम से कम बुध के उपाय के साथ में गुरु का रत्न, दोनों ही प्रभाव से अच्छा परिणाम देने लगेगा और धीरे धीरे करके जातक की सारी स्थिति अच्छी हो जाएंगी। अभी हालांकि बुध की दशा है लेकिन धीरे धीरे प्रभाव शुभ मिल जाएगा। तो ये थी आज की 4 निःशुल्क जन्म कुंडलियां। अगर आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहे तो आप अपनी किसी वीडियो में अपनी डिटेल से कमेंट कर दीजिए, आपको शीघ्र ही आगे उत्तर दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।